देखो एक काम करो बेटा, 2 पेज छोड़ो, आगे पीछे 2 पेज छोड़ो। तो जिनके सिलेबस में नहीं करवा रहे हैं उनको वो ना करें, जिनके में करवाएंगे तो मैं वो टॉपिक करवा दूंगा फिर, ठीक है। छोड़ दो बेटा। देखो हेडिंग, हेडिंग लिखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस बेटा ये ध्यान रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 12th के लिए। मतलब 12th में एज इट इज टू कॉपी है इसकी, 12th में एज इट इज टू कॉपी है, पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी है, ठीक है। लोगो हेडिंग लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आदत डाल लो बेटा उसकी। यस वही घुटन होती है। ओए तुम मत उतारना, मैं पहनूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लिखो। हाँ भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है, लिखिए when two or more waves travels in a medium, when two or more waves travels in a medium, when two or more waves travels in a medium simultaneously in the same direction, when two or more waves travels in a medium simultaneously in the same direction, then the resultant displacement when two or more waves travels in a medium simultaneously in the same direction, then the resultant displacement of the medium particle at any instant is equal to the vector sum of the displacements produced by each wave separately. Produced by each wave separately. समझ में आ गया इसका मतलब बेटा? इसका मतलब ये है कि when two or more waves, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स, अब दो से ज्यादा वेव्स तो कितनी भी हो सकती हैं, 2 3, अच्छा है सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हटाओ उसको। देखो मैं बोल रहा हूँ, समझना, मैंने बोला तो मेरे बोलने से कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, बस तेरा साउंड वेव कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। मेरे बोलने से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हुई टू एंड फ्रो, ये वाला पार्टिकल है, इस वाले मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, इस तरफ। एक जना इधर से बोल रहा है, एक जना इधर से बोल रहा है, उसके बोलने से कहाँ होगा डिस्प्लेसमेंट, इधर। तो मेरे बोलने के कारण मीडियम पार्टिकल इधर डिस्प्लेस होगा, इसके बोलने के कारण मीडियम पार्टिकल इधर की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो मेरे बोलने से मीडियम का पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है सामने की तरफ, आपके बोलने से मीडियम का पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। तो मीडियम पार्टिकल पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वेक्टर सम। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए कौन सा यूज होता है, वेक्टर लॉ। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो दो पार्टिकल्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर सम। क्या लगाना पड़ता है, वेक्टर सम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अच्छा सिंपल सी भाषा में समझो, देशी भाषा में समझाता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स, अब दो से ज्यादा वेव्स कितनी भी वेव ट्रेवल कर रही हो, तो सारी वेव ऐसे ट्रेवल करती हैं कि कोई भी वेव दूसरी वेव को डिस्टर्ब नहीं करती है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सब लोग बोलते हो इकट्ठा, अगर 3 स्टूडेंट क्लास के अंदर इकट्ठा बोलेंगे तो क्या मुझे कॉम्प्लेक्स साउंड सुनाई देगा, क्या मैं उनकी साउंड को डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं कर पाऊंगा।
मेरे साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो फिक्स है ना। मान लो तुम दोनों बोल रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि ये साउंड किसका है, ये साउंड किसका है। आसानी से पता चल जाएगा। 3 जने भी बोलेंगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये साउंड इसका है, ये साउंड इसका है, ये साउंड इसका है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि मीडियम में चाहे कितनी भी वेव्स ट्रेवल कर रही हो, कोई भी वेव दूसरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। कोई भी एक वेव दूसरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ना वेलोसिटी चेंज होती है, ना पैरामीटर चेंज होता है, ना एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट कहता है जब मीडियम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही हो, जब मीडियम के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वेव्स ट्रेवल कर रही हो, तो इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं कि कोई भी एक वेव दूसरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सारी वेव ऐसे ट्रेवल करती हैं जैसे कोई दूसरी प्रेजेंट ही ना हो। आज की डेट में हमारे टीवी के अंदर कितने चैनल्स हैं? 1000 मान ले रखो, इतने तो नहीं कम से कम। तो हमारे टीवी के अंदर 1000 चैनल रिसीव होते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 1000 चैनल की वेव्स प्रेजेंट है। पर जब आप टीवी ऑन करते हो और जिस आप लोगों ने बैंड पे स्टार टीवी को सेट कर रखा है, तो उस स्टेशन पर आपको स्टार टीवी का प्रोग्राम ही दिखाई देता है। बाकी कोई भी दूसरी वेव का करेक्टरिस्टिक प्रोग्राम दिखाई नहीं देता है। जबकि मीडियम के अंदर तो 1000 वेव्स थी, सारी वेव्स मिलती हैं, हाई हेलो करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, एक आध दूसरे से मुलाकात करती हैं, और कोई भी वेव अपनी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। सीखो उसका मतलब, समझे? सर इसका तो चाहे कितने भी फ्रेंड सर्किल में रहो, परंतु अपना करेक्टर चेंज ना करना चाहिए। जैसे हो वैसे ही बने रहो, ऐसे नहीं कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके अपनी बर्बादी कर दो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि चाहे कितनी भी वेव्स हैं, सब सुपर इम्पोज होंगी, सब मिलेंगी आपस में। अच्छा सुनना, सब वेव्स मिलेंगी, सुपर इम्पोज होंगी। अच्छा सपोज करो 10 जने मिलने गए तुम लोग किसी होटल में, तो तुम सब लोग वहां पर पहुंचे, तुम सब लोग अलग अलग हो, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ही है। कोई शांत स्वभाव का है, कोई बदमाश, कोई कलंदरी, कोई कैसा है। जब मस्ती में आते हैं तो 10 से 10 वहां पे बैंड बजाते हैं, तो उस जगह का माहौल खराब होता है, परंतु आप पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि चाहे कितनी भी वेव्स ट्रैवल कर रही हो, वेव्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ता है? मीडियम के अंदर। मीडियम के पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, वेव्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम पे फर्क पड़ता है, मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ आता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आया? सर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? हाँ बेटा। सर एक बात बताइए सर कि जो वेव्स होती हैं उनके अंदर जैसे कि जो साउंड वेव के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसके अंदर मौजूद एनर्जी की वजह से होता है। तो सर जब दो तीन साउंड वेव एक साथ आप आपस में टकराती हैं तो उनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उससे उनका एम्पलीट्यूड चेंज क्यों नहीं होता? होगा ना, वो तो निकालना भी अपन को, यही तो पढ़ना है पूरी वेव्स के अंदर, और क्या पढ़ना है? अभी तो आप डिस्प्लेसमेंट कह चेंज हो रहे जाता थे है, कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं नहीं सेम रहती। नहीं, वेव का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, रिजल्टेंट जो नई वेव बनेगी मीडियम पार्टिकल के अंदर उसका चेंज होगा। इंडिविजुअल वेव्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस वेव की फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक, बावजूद हाँ, भी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे अलग अलग वेव्स को? आसानी से। अच्छा वो बता, ऑर्केस्ट्रा बजता है, ऑर्केस्ट्रा में कितने प्रोग्राम बजते हैं? गिटार वगैरह ऑर्केस्ट्रा बजता में है, छह ड्रम वगैरह। ऑर्केस्ट्रा में 6-7 इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। क्या आपको पता नहीं चलता है कि म्यूजिक साउंड किसका है? क्या ढोलक के साउंड को, घुंघरुओं के साउंड को आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर लेते हो? आसानी से पता कर चल जाता लेते है कि हैं तुम सर। यार घुंघरुओं का साउंड है, ये ढोलक का साउंड है, ये इसका साउंड आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेलो हेलो, नमस्कार। सर मैं भी क्लास ले रहा हूँ, 4 बजे कॉल कर लूँ आपको? ओके ठीक, ओके सर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो दिस इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर काफी फिनोमेना है, जैसे इंटरफेरेंस, बीट्स, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर्स इफेक्ट, जो बची हुई पूरी वेव्स है सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक, लोगो हेडिंग। अब इंटरफेरेंस क्या होता है? लोगो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब क्योंकि हमारा ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? साउंड के ऊपर। वैसे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स साउंड के लिए भी काम करता है और लाइट के लिए भी काम करता है, ठीक है, दोनों के लिए, हर प्रकार की वेव के लिए काम करता है। लिखिए, when two waves of same frequency, when two waves of same frequency, इसका मतलब इंटरफेरेंस के लिए पहली शर्त क्या हो गई? दो तो होंगी तभी तो इंटरफेरेंस एक से ज्यादा होगा। वेव। सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर सेम फ्रीक्वेंसी होगी तभी इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा, वरना नहीं होगा। देखो, when two waves of same frequency, when two waves of same frequency travels in a medium, when two waves of same frequency travels in a medium simultaneously in the same direction, simultaneously in the same direction,
when two waves of same frequency travels in a medium simultaneously in the same direction, then due to their superposition मतलब समझ गए ना, मिलने के कारण, then due to their superposition resultant intensity at any point in the medium is different from the sum of the intensities of two waves full stop. At some point intensity becomes maximum, while at other points intensity becomes minimum. This phenomenon is called interference. अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? जब मीडियम के अंदर सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स ट्रेवल करेंगी एक साथ एक ही डायरेक्शन में, तो कहीं पर साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कहीं पर साउंड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस रीडिस्ट्रीब्यूशन को या इस इंटेंसिटी वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स, मैंने यहाँ पर साउंड वेव्स यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर वेव्स यूज किया है, क्योंकि वेव्स का मतलब है लाइट के अंदर भी होता है, ये साउंड के अंदर भी होता है। साउंड के अंदर बहुत ही प्रीडोमिनेट होता है, आसानी से सुनाई देता है, लाइट के अंदर देखने में बड़ी मुश्किल से आता है, जो 12th में पढ़ोगे। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी travels in a medium simultaneously in the same direction, then due to their superposition, मतलब उनके मिलने के कारण, intensity at some point becomes maximum while intensity at some point becomes minimum. This is defined as the phenomena of interference. समझ में आ गया? अच्छा, मान लीजिए हमारे पास दो सोर्स हैं, पहले वाले सोर्स से जो वेव निकली उसकी इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वाले सोर्स की इंटेंसिटी कितनी है? I2। तो किसी भी पॉइंट पर जब दोनों वेव्स मिलेंगी तो वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और अगर वहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 ना होगी, या तो उससे ज्यादा होगी या फिर उससे कम होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं होता तो हर जगह पर इंटेंसिटी एक जैसी रहती है, I1 प्लस I2। पर अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो कहीं पर इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से ज्यादा हो जाती है, कहीं पर इंटेंसिटी I1 प्लस I1 माइनस I2 से कम हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। मतलब व्हाट इज इंटरफेरेंस? वेरिएशन इन द इंटेंसिटी। किसके अंदर वेरिएशन? इंटेंसिटी के अंदर। किसकी इंटेंसिटी? चाहे वो साउंड की हो, चाहे वो लाइट की हो। अच्छे से एग्जांपल है, अगर लाइट है तो जहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी बढ़ जाती है, तो कहीं पर रोशनी बढ़ जाएगी, कहीं पर रोशनी कम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। या कहीं पे आवाज बढ़ जाएगी और कहीं पे आवाज कम हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। जैसे मान लीजिए इस कमरे के अंदर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो एक के कारण इंटेंसिटी I1 है, दूसरे कारण I2 है, तो यहाँ पर कोई फिर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा। पर अगर कहीं पे आवाज बहुत ज्यादा बढ़ गई है या कहीं पे कम हो गई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस क्यों होता है? ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ superposition. So what is principle of superposition? What is interference? When two waves of same frequency travels in a medium in same direction, then due to their superposition, मतलब मिलने के कारण, intensity at some point increases while at other point decreases. This is defined as the phenomena of interference. अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ, क्या? इंटेंसिटी। उसको भी लिख लो, लिखो हेडिंग को, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। क्या? इंटेंसिटी लिखिए। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज intensity of wave is defined as energy carried by wave
intensity of wave is defined as energy carried by wave per unit energy carried by wave per unit area per unit time perpendicular to the propagation of wave. Energy carried by wave is defined as, so what is intensity of wave? Intensity of wave is defined as energy carried by wave per unit area per unit time perpendicular to the propagation of wave. तो इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी कैरिड बाय वेव। इंटेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी कैरिड बाय वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज एनर्जी कैरिड बाय वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अच्छा, ये बताओ एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। पावर अपॉन एरिया। अब हमारे पास लाइट के या साउंड के दो सोर्स होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है लीनियर सोर्स। एक होता है पॉइंट सोर्स और एक क्या होता है? लीनियर सोर्स। तो जनरली हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, अच्छा पॉइंट सोर्स का एग्जांपल बता सकते हो आप साउंड के अंदर और लाइट के अंदर? लाइट के अंदर तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब में से जो रोशनी निकलती है वो कैसे निकलती है? चारों तरफ। स्फेरिकल। ठीक है, लाउड स्पीकर छोटा वाला, अरे छोटा सा स्पीकर ले ले, वैसे उसमें से भी तो साउंड चारों तरफ फैलती है। तो अगर पॉइंट सोर्स होता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? पावर एरिया। बेटा एरिया कैसे फैलेगी? ठीक है, ऐसी तो फैलेगी स्फेरिकल। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? पावर की वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर लीनियर सोर्स हो तो? लीनियर सोर्स बताओ। ट्यूबलाइट। सलमान ना? अच्छा, अब जमाने खत्म हो गए उसके। हाँ, वॉट पर मीटर स्क्वायर, लीनियर सोर्स P अपॉन 2 पाई आर एल। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट सोर्स के लिए, किसके लिए बेटा? लीनियर सोर्स। ये पॉइंट सोर्स के लिए, ये लीनियर सोर्स के लिए। तो इन जनरल इंटेंसिटी क्या होती है? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, हाँ भाई 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। इन जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। हाँ भाई, एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। ए क्या है? रो। डेंसिटी। वी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के स्क्वायर। के कांस्टेंट हो गया, ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब जो इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए, भाई किसी भी गिवन मीडियम में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी बेटा, डेंसिटी कांस्टेंट होती है मीडियम की। तो जो इंटेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? गिवन मीडियम के अंदर एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर वहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो साउंड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी। वहां पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो साउंड की इंटेंसिटी कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है? जब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सुपरपोज करेगी तो कहीं पर इंटेंसिटी बढ़ेगी, कहीं पर इंटेंसिटी कम होगी। इसका मतलब जहां पर इंटेंसिटी बढ़ गई होगी वहां पर एम्पलीट्यूड
और जहां पर इंटेंसिटी कम हो रही है वहां पर एम्पलीट्यूड, वही हमें पढ़ना है। लो, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहला लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है बेटा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, सर लिखिए। हाँ बेटा, सर इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड चेंज होता है। हाँ बस अब देखो, अभी बनाऊंगा तो ये से लिख लो, उसके बाद बनाता हूँ फिगर। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, देखिए when two waves meet in same phase, when two waves meet in same phase, PHAC, when two waves meet in same phase, PHAC phase, that is crest, CREST, crest of one wave, that is crest of one wave falls on the crest of another wave. When two waves meet in same phase, that is crest of one wave falls on the crest of another wave, or the trough of TROUGH, or the trough TROUGH, or the trough of one wave falls on the trough of another wave, falls on the trough of another wave. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू वेव्स मीट इन सेम फेज, दैट इज क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, और द ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, then the resultant intensity, then the resultant amplitude, then the resultant amplitude increases, then the resultant amplitude increases, then the resultant amplitude increases, and hence then the resultant amplitude increases, and hence the intensity increases, then the resultant amplitude increases, and hence the intensity increases. This is called constructive interference. This is called constructive interference. This is called this is called constructive interference. देखो हाँ बेटा, ये है पहली वेव, ठीक है, ये पहली वेव का क्या है, इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, इसे ट्रफ। अब बेटा ये है दूसरी वेव, पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2, पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2। इनके सुपरपोज होने पर, इनके मिलने पर, इनके सुपरपोज होने पर, इनके मिलने पर पहली वाली वेव ने पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया ऊपर, पहली वाली वेव ने मीडियम के पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया होगा ऊपर, A1। फिर दूसरी वाली वेव आई, उसने मीडियम के पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस किया होगा, A2। तो जो नई वेव बनी इनके कारण, इनके सुपरपोजिशन के कारण एक नई वेव पैदा हुई। इनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव मीडियम के अंदर पैदा हुई, ये जो आपकी थर्ड वेव है। ये इस वेव का एम्पलीट्यूड हो गया A1 प्लस A2, ठीक है।
इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा a1 प्लस a2 और एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। या एम्पलीट्यूड बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ जाने से यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी या साउंड की इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, बना लो। आ गया भाई ओमिक्रॉन आ गया। अरे बेटा ओमिक्रॉन बड़ा खतरनाक है, आगरा में से भी एक पेशेंट ही है। ओमिक्रॉन के नहीं होंगे बेटा, हो बेटा ओमिक्रॉन अगर एक को हो गया ना बेटा तो एक दिन के अंदर वो 50,000 लोगों को पकड़ लेता है, 1 किलोमीटर दूर से उसकी रेंज है वायरस की। तो छींकेगा ना तो तेरे अगल बगल में 1 किलोमीटर जितने भी लोग होंगे ना सब दूसरे दिन ओमिक्रॉन वाले हो जाएंगे, समझा। ऐसे नहीं यूएसए के अंदर एक दिन में 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, पर ये कि उसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, डेथ रेट बहुत ही ना के बराबर है, एक वो वायरल फीवर है बस एक तरह से, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। चलिए बना लिए बेटा, हमें ऑनलाइन बच्चों बना लिए फिगर। यस सर। यस सर। अब देखिए देखो बेटा डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब डेस्ट्रक्टिव में क्या रहा, इंटेंसिटी कम क्यों हो जाती होगी, वहां पर एम्पलीट्यूड कम हो जाता होगा, अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाता होगा तो वेव कैसे मिलती होंगी सर ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अपोजिट फेज में, मतलब एक वेव का क्रैश मिलता होगा दूसरे वेव का ट्रफ मिलता होगा। देखो व्हेन टू वेव का हेडिंग लिखिए डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए when two waves meet in opposite phase, when two waves meet in opposite phase, when two waves meet in opposite phase, that is the crest of one wave, that is the crest of one wave falls on the trough of another wave, that is the crest of one wave falls on the trough of another wave, then the resultant amplitude decreases, then the resultant amplitude decreases and hence intensity also decreases, and hence intensity also decreases. पहली वेव दूसरी वेव, ये रिजल्टेंट वेव। A1 minus A2, बता भाई व्हाट इज इंटरफेरेंस। Two or more waves travels in the same direction in a same medium. K A1 minus A2 का Due square. to their superposition, once their intensity increases and another intensity decreases. When two waves of same frequency travels in a medium in same direction, then due to their superposition, intensity at some point increases where they meet in same phase, while at other point intensity decreases where they meet in opposite phase. There are some interference, constructive and destructive. When the waves are meeting in the same phase, but the crest के ऊपर ट्रफ के ऊपर amplitude increases and hence the intensity increases. This is called constructive. When two waves meet in opposite phase, crest over trough intensity decreases. इतना आ गया? आ गया? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम फेज में मिलेंगे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अपोजिट में मिलेंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक, अब कहां पर होगा कंस्ट्रक्टिव, कहां पर होगा डिस्ट्रक्टिव, ये कैसे पता चलेगा? देखो
हेडिंग लिए कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन ऑफ constructive and destructive interference, condition of constructive and destructive interference. देखना बेटा, मान लीजिए बेटा पहला सोर्स ये है, दूसरा सोर्स ये है, और ये पॉइंट है, स्क्रीन है, जहां पर ये दोनों वेव्स आके मिल रही है। लो बेटा पहली वेव, ठीक है, ये पहली वेव, ये अबे दोनों समझ ले, ये यहाँ से पहली वेव निकली, यहाँ से दूसरी वेव निकली, कहाँ पर आके मिली बेटा? पी पॉइंट पर, ठीक है, बनाओ। अब पी पॉइंट पर रोशनी ज्यादा या साउंड ज्यादा होगा या कम होगा? कैसे पता चला तुम्हें? कैसे पता? कैसे पता? कैसे दिख रहा है? अरे पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, कैसे पता चला आपको? हाँ भाई, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा या कम है, कैसे पता चल रहा है? अरे हमें कैसे पता यार? सेम फेज में मिलेंगे तो इंटेंसिटी बस, और अगर अपोजिट फेज में मिलेंगे तो इंटेंसिटी, तो ये तो डिपेंड करता है कि वहां पर सेम फेज में मिलेंगे या अपोजिट फेज में मिलेंगे, ठीक है। आ गया, देखो बोलो बेटा, ठीक है, कंसीडर टू हार्मोनिक, consider two harmonic waves of same frequency, consider two harmonic waves of same frequency traveling in same direction, consider two harmonic waves of same frequency traveling in the same direction, full stop. Let A1 and A2, small a1 A2, let A1 and A2 are the amplitude of the waves, let A1 and A2 are the amplitude of the waves and phi be the phase difference, and phi be the phase difference, and phi be the phase difference between the waves, and phi the phase difference between the waves reaching at point P, phi be the phase difference between the waves reaching at point P, ठीक है, आ गया? हाँ भाई, S1 से जो वेव निकल रही है, S1 से जो वेव निकल रही है उसकी इक्वेशन कितनी होगी? देखो द इक्वेशन ऑफ वेव्स आर, देखो द इक्वेशन ऑफ वेव्स आर, हाँ भाई वेव की इक्वेशन क्या पढ़ी है तुम लोगों ने? ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस, माइनस के, बोलो के एक्स, और दूसरे वाली वेव की इक्वेशन A2 sin omega t minus kx2. ओए होए, प्लस फाइव यहाँ पर क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, आ गया? लिखो पहली वेव की इक्वेशन ये होगी, दूसरी वेव की इक्वेशन ये हो गई, पी पॉइंट पर दोनों वेव्स आ गए, सुपर इम्पोज,
पी पॉइंट पर आकर दोनों वेव्स आपस में क्या करेंगी, सुपर इम्पोज। पी पॉइंट पर दोनों वेव्स आके सुपर इम्पोज होंगी, आके मिलेंगी। लिखो, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितनी देर बची बेटा अभी मीटिंग में? सर 2 मिनट बचे। 2 मिनट। चलो उतना ही रहने दो, वो तो वैसे भी नहीं पाया। कल ये कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल तुम्हारा। मैं तक Yes, sir. तुम्हें शीट दे देता हूँ, मंडे को संडे को शीट डिस्कस कर लेंगे फिर इसकी, ठीक है? आज डाल दूंगा या कल डाल दूंगा, ठीक है? वैसे सारे क्वेश्चन मैंने करवाई दिए, तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी के लिए डाल दूंगा। सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए।